नमस्कार, मैं मृत्युंजय बाहुबली आपका स्वागत करता हूं। आज एमसीक्यू के इस चौथे दिवस में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड यानी संवैधानिक विकास। तो बिना किसी विलंब के हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। आप लोग की बहुत डिमांड थी कि सर प्रश्नों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में करा दीजिए। मैंने कोशिश तो किया है, बट आपको कितना बड़ा बड़ा ये दिख रहा होगा मैं वो नहीं कह सकता, तो फिर भी बट मेरी कोशिश थी, आपकी बहुत डिमांड थी। तो एक बार देखकर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि क्या ये प्रश्न आपको क्लियर दिख रहे हैं हिंदी अंग्रेजी में, क्या ये पैटर्न फॉलो किया जाए। प्लीज़ रिप्लाई ऑल, क्योंकि आपका रिप्लाई ही मुझे इसे और बेटर बनाने में मदद करेगा। तो कृपया करके खुलकर कमेंट करें इस पर। आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, संविधान के निम्नलिखित कार्यों के संबंध में विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराने, यानी क्या क्या कार्य संविधान के थे। तो बुनियादी नियम का समूह यानी प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स। यस, ये संविधान ने ही किया है, पहला सही है। जो बेसिक रूल्स का एक सेट बना है वही काम तो संविधान का था। संविधान होता क्या है? नियमों का एक मूल ढांचा। नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश, सही बात है। गाइडेंस विथ रेफरेंस टू द कंट्रोल ओवर द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स पे जितने भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन रखा है, जितने भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं किस पे? फंडामेंटल राइट्स पे। ये कौन तय करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा कि कौन कौन सा राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाना है और कौन सा नहीं लगाना है। तो ये भी सही है। कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना, टू एक्सप्रेस सम शेयर्ड वैल्यूज। यस, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, उन शेयर्ड वैल्यूज़ को क्या करना होगा? तो उन शेयर्ड वैल्यूज़ को भी जो है हमें समाज में एक्सप्लेन करना होगा या उसे शेयर करना होगा। न्यायपूर्ण समाज, एग्जैक्टली हमारे यहाँ न्यायपूर्ण समाज की हम बात करते हैं, जस्ट सोसाइटी या जस्टिफिकेबल सोसाइटी की बात करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। पांचवा कि यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आए। नहीं, ऐसा कहीं भी पूरे संविधान में नहीं है कि अच्छे लोग आए। तो बाकी के चार सही हैं। इसका पूछा कि कौन सा असत्य है? ओनली 5। बी इज द राइट आंसर, ओनली 5। केवल बी इसका सही जवाब है। ठीक है, कभी भी संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का कभी भी ये नहीं रहा है कि हमारे यहाँ पावर में गुड पर्सन आए, ये इसका कभी रहा ही नहीं। संविधान में क्या रहा है कि सत्ता में हर वर्ग का लोग आए, हर जाति के लोग आए, वुमेन का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। इस तरह की बातें हमारा संविधान करता है। अच्छे और बुरे लोगों की बात हमारा संविधान नहीं करता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में से कौन सा असत्य है? विच ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इज फॉल्स। इस अधिनियम के माध्यम से क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया। बिल्कुल सही बात है। सीओडी और बीओसी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये यहाँ से जो है ये दोनों ने क्या किया है? कंपनी पर और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइजेशन यहाँ से हुआ है, तो पहला वाला सही है। बाय दिस एक्ट द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी थ्रू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वॉज फर्दर स्ट्रेंथेन। ठीक है, बी, इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इसी में ये कहा गया था कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है 4 साल के लिए चुना जाएगा। सी कहता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बिल्कुल सही बात है। वॉरेन हेस्टिंग्स था इस पर। कौन था इस पर? वॉरेन हेस्टिंग्स था। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर, और उसे क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चारों सही है। पूछा क्या है? कौन सा सत्य है? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें से कोई भी गलत नहीं, सब सही है।
तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया? ध्यान दीजिए, पूछा है कि इस शक्ति के पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पावर सेपरेशन 1781 का जो है अमेंडमेंट एक्ट। दरअसल रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी, रेगुलेटिंग एक्ट की जो प्रॉब्लम्स थी, उसे दूर करने के लिए हम लोग लेकर के आए थे 1781 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और इस एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच जो संबंध है उसको क्या किया गया, तो उसे जो है लिमिटाइज किया गया, उसको जो है मार्जिनलाइज किया गया। और पहली बार कहा कि गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, इसमें जो सबसे बड़ी बात जिसके बारे में ये चर्चा कर रहा है, बियॉन्ड द jurisdiction of Supreme Court for their official functioning। ठीक है, देखिए कह रहा है, सीधा सा पहले सवाल समझिए। कह रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण तो यही हुआ था कि गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। वे अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। तो इसका जो सही जवाब है वह है बी। अगर आप आईएएस और पीसीएस बनना चाहते हैं तो आपके लिए हम लेकर के आए हैं सारथी मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर आपने कोचिंग पढ़ लिया है और कोचिंग पढ़ने के बाद भी आप अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त नहीं हैं, तो आपको आवश्यकता है एक सारथी की जो आपके रथ को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाए। और यहाँ मैं यानी मृत्युंजय बाहुबली आपके सारथी के रूप में आपके रथ को असफलता के दलदल से निकालकर सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने को तैयार हूं। इसमें 1-to-1 मेंटरशिप होगा, 10,000 से ज़्यादा हम लोग एमसीक्यू कराएंगे, डेली मेंस प्रैक्टिस होगा, आपका डेली कॉपी इवैल्यूएशन होगा और हम लोग गूगल मीट या जूम कॉल पे वीकली रिव्यू करेंगे। इस वीकली रिव्यू का बच्चों को बड़ा मोटिवेशन मिलता है, बड़ा फ़ायदा मिलता है। बच्चे एक दूसरे से कनेक्टेड होकर के देख पाते कि कौन कितना पढ़ रहा है, और अगर उसकी कोई समस्या है तो 24/7 मैं अवेलेबल हूँ आपके साथ ऑन कॉल। उसके बाद 50,000 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। ये नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, 4x9-345-072-9540-155136। ये हमारा स्किल अप आईएएस यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिस पर आपको एमसीक्यूज वगैरह भी हमेशा क्विज के माध्यम से मिलता रहेगा। तो जुड़े रहिए। आइए, चौथा सवाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। ध्यान दीजिएगा, चाय का व्यापारिक एकाधिकार 1833 से गया था, क्योंकि 1813 में चाय और चीनी वैलिड था। 1813 में चाय और चीनी था। ठीक है, चाय और चीनी का मतलब है भारत के चाय का व्यापार और चाइना का व्यापार। 1833 के अधिनियम से इसे भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही जवाब सी है, 1833 का चार्टर अधिनियम। पांचवा, भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के संबंध में कौन सा कथन सही है? विचार करेक्ट पूछा है। ठीक है, आइए बात करते हैं। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद का मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दिस एक्ट मेड द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल a popularity gained by including non-official member put। यहाँ पे एक ही पुट की जरूरत है, या ये दोनों की जरूरत नहीं। ठीक है, कहा कि इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है, जो शासकीय परिषद है, उसमें गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया है, उसे लोकप्रिय कर दिया है। अब
दूसरा कह रहा है, अब पूछा क्या है, सही उत्तर क्या है। दूसरा कह रहा है सदस्यों का नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उनके कार्यों को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया गया जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते थे। और तीसरा, गवर्नर जनरल के पास विधायी शक्ति नहीं थी। कौन सा सही है? केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा नहीं। गवर्नर जनरल के पास पूरा फुल लेजिस्लेटिव पावर था। पूरा लेजिस्लेटिव पावर था। क्या था? फुल लेजिस्लेटिव पावर था। किसके पास? गवर्नर जनरल के पास फुल लेजिस्लेटिव पावर था। बोलो क्लियर है बात? हाँ, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम लोग बात कर रहे थे किसके? 1861 के एक्ट से। 1861 के एक्ट में ये बताया गया कि अब जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मिनिमम सिक्स एंड मैक्सिमम 12 मेंबर क्या होंगे? नॉमिनेटेड होंगे। मिनिमम 6 और मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम 12 मेंबर क्या होंगे? इसमें नॉमिनेटेड होंगे, नामांकित होंगे। ठीक है। और कहा कि इसमें कम से कम आधे सदस्य, मिनिमम हाफ मेंबर्स मस्ट बी, मिनिमम हाफ मेंबर्स मस्ट बी, आधे सदस्य क्या होंगे? तो मिनिमम हाफ मेंबर नॉन ऑफिशियल, आधे सदस्य क्या होंगे? तो इसमें आधे सदस्य जो है गैर सरकारी होंगे। क्या होंगे? आधे सदस्य इसमें गैर सरकारी होंगे। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर। अच्छा, फिर कहा कि इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित थी। हालांकि ये कार्यकारी नहीं करेंगे। इनका काम क्या होगा? इनका काम क्या होगा? ओनली लेजिस्लेशन, केवल विधायी कार्य ही ये करेंगी। ठीक है। वायसराय को विधानसभा में भारतीयों का नाम निर्दिष्ट करने की भी शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये भी इसके साथ पावर था। और यही 1861 जब पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर आया गया था। क्या ये बहुत बार पूछा गया है? पोर्टफोलियो सिस्टम पहली बार लाया गया। और ये लाने वाला कौन था? ये लाने वाला कैनिंग था। बोलो क्लियर है बात? तो 1861 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 6th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का अंतरवेंशन यानी इंटरफेरेंस या उनको इंक्लूड किया है? देखो यार, अभी हम लोगों ने बात किया था कि पहली बार गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद में आधे सरकारी सदस्य 1861 में आए थे। तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है, और पोर्टफोलियो आया था। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसी एक्ट ने बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति दी। एक बात और नोट कर लो, 1861 के एक्ट से बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज गॉट लेजिस्लेटिव पावर। ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो इसी से क्या हुआ? उनको कानून बनाने की शक्ति मिल गई। उनको क्या मिल गया? उनको लेजिस्लेटिव पावर्स मिल गया। क्या मिल गया? उन्हें मिल गया लेजिस्लेटिव पावर्स, कानून बनाने की उन्हें शक्ति मिल गई। बोलो क्लियर है बात? अगला 7वां सवाल आपके स्क्रीन पे, भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की थी, पहला। दूसरा, ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए
पहला कानून ब्रिटिश कानून के प्रत्यक्ष शासन के ही अधीन अधिनियमित किया था। तीसरा, यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था। ठीक है। उत्तर सी कहता है कि 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है। 1858 के माध्यम से भारत के शासन में इसमें से कौन सा सही पूछा है, तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है। ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आया था। 1858 के एक्ट के माध्यम से क्या हुआ था, तो कंपनीज रूल समाप्त हो गई थी। कंपनीज रूल एंडेड एंड क्राउन्स रूल स्टार्ट। क्राउन्स रूल स्टार्ट। कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को सत्ता दे दिया गया था। तो पहला तो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा क्या था कि ब्रिटिश संसद जो है अब भारत के लिए कानून बना रहा था। तो अब जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या मिला, भारत पर कानून बनाने की शक्ति मिली, लेजिस्लेटिव पावर मिले। इसलिए ध्यान दीजिएगा, 1858 के पहले के जितने एक्ट हैं वो चार्टर एक्ट हैं, क्योंकि उस पर किसी चार्टर पर लिख करके महारानी ने साइन कर दिया। लेकिन इसके बाद के जो एक्ट हैं वो इंडियन काउंसिल एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहे जाते हैं, क्योंकि अब ब्रिटिश संसद को जो है ये पावर मिला कि अब वो कानून बनाएगी। ठीक है। एक बात और जान लीजिए, इसी एक्ट से जितने इनके पॉलिटिकल क्रूअल लॉज थे, लाइक सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और इनाम कमीशन, ये सबको रद्द कर दिया गया और इनके द्वारा जितनी भी ज़मीनें सीज की गई थी उसे क्या कर दिया गया, रिटर्न कर दिया गया उनके प्रीवियस ऑनर को, उनके पुराने मालिकों को वो ज़मीनें लौटा दी गई। 8वां सवाल आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार इसका सही जवाब है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के जरिए ही पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। मिंटो को ही सांप्रदायिक निर्वाचन का फादर कहा जाता है। मिंटो को क्या कहा जाता है, एक बात यहाँ लिख लीजिए, मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये बी इज द राइट आंसर। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई है? 9वां सवाल आपके स्क्रीन पे, इसका सही जवाब है 1853। डी है नहीं, डी में था 1858, डी में होगा 1858। ठीक है, डी 1858 है, इसका सही जवाब 1853 है। 1853 में जो है पूरे भारत के लिए क्या किया गया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था, विधान परिषद बनाया गया था। ठीक है, और इसमें पहली बार जो है रीजनल रिप्रेजेंटेशन, रीजनल के प्रिंसिपल को फॉलो किया गया था। यही आगे चलकर क्या बनेगा, मिनी पार्लियामेंट बनेगा। क्या बनेगा आगे चल करके, ये बनेगा आगे चल करके मिनी पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसका सही जवाब डी होगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था? ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
कंपनी के शासन में जब पहली बार आया था ये अधिनियम, या भारत में पहली बार कोई रिटर्न एक्ट है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की। बिल्कुल सही बात है, सीओडी और बीओसी के माध्यम से इसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो है क्या किया है, तो संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की है। बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई। इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया। नहीं, ये नहीं है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं हुआ था। सी गलत है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं हुआ था। गवर्नर जनरल में निर्णायक मत देने की शक्ति थी। जी बिल्कुल सही बात है, गवर्नर जनरल में निर्णायक मत देने की शक्ति थी। तो इसका जो सही जवाब है, जो पूछा है, असत्य है, सी है। ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें एक तो पहली बार ये फर्स्ट रिटन, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, फर्स्ट रिटन एक्ट, पहला लिखित अधिनियम जो भारत में आया था, या कानून बनाने की दिशा में पहला लिखित प्रयास था ये। दूसरा, बैन कर दिया गया था किसको, तो प्राइवेट ट्रेड को बैन कर दिया था। एंड टेकिंग गिफ्ट, दरअसल जो कंपनी के कर्मचारी थे वो बहुत सारा राजा महाराजाओं से उपहार लेते थे, इसे बैन कर दिया था। और इसी ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी, कहाँ पे, कैलकाटा में। कब किया था, 1774 में किया था, जिसमें एक चीफ जस्टिस, क्या नाम था, एलिजाह एम्पे, और प्लस 3 जज थे, 3 जज थे, ठीक है। तो ये, और इसी ने क्या किया, बंगाल के गवर्नर को बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया था। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारतीय विधान परिषद को 1892 के अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसी में ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटिश कालीन भारत में बजट को, जो बजट है उसे 1860 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इस पर जो है 1892 में क्या मिला है, तो इंडियन को डिस्कस करने का पावर मिला है, ठीक है। और केवल डिस्कस करने का पावर मिला है, सवाल का जवाब मिलेगा या वोट करने का पावर नहीं मिला है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत खास कुछ पावर दिया नहीं, बस दे दिया नाम के लिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का विधान किया गया, 1853। देखिए 1833 में ये आने वाला था, लेकिन 1833 में नहीं आया। 1833 में 53 में पहली बार आया है कि सिविल सेवा के जो पद हैं या बाकी जो सरकारी नौकरियों के पद हैं वो रिटेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भरे जाएंगे। और क्या बता सकते हैं कि पहला आईसीएस, फर्स्ट इंडियन जो इंडियन सिविल सर्वेंट बना वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये प्रथम आईसीएस, ठीक है। आइए चलते हैं 13वें सवाल पे। 1892 का भारत परिषद अधिनियम इस अर्थ में उचित था कि 92 का क्या रोल रहा है, आइए देखा जाए। इसने नागरिकों को पूर्ण जनतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की। गलत है, ये तो हमारे संविधान लागू होने के बाद ही मिला। उसके पहले 1919 में हमें लिमिटेड बेस पे वोटिंग राइट मिला था, तो ये गलत है। विधान परिषदों को कार्यकारिणी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया, ध्यान दीजिएगा, ये भी गलत है। सी, तत्कालीन परिस्थितियों में उदारवादी निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करके विधान परिषदों का कार्यकारिणी के ऊपर कुछ नियंत्रण स्वीकार किया गया। हाँ, ये सही था, स्वीकार ये किया गया कि इसमें जो है
बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। क्या किला? तो बजट पर बहस और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। क्या मिला? सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब सी है। 14वां प्रश्न, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। 14वां प्रश्न क्या है कि भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनात्मक कब बनाई गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम से जो है पहली बार केंद्र में, पहली बार ध्यान देना 1919 के, ध्यान देना 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से सेंटर में आया बाई कैमरल हाउस, और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से प्रोविंसेस में आया बाई कैमरल हाउस। ठीक है, हाँ, तो इसका सही जवाब क्या है? सी इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब सी है। आइए चलते हैं 15वें सवाल की तरफ। 15वां सवाल कहता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? जो रेसिड्यूरी पावर है, जो 1935 के एक्ट से दिया गया था, तो उस समय 1935 के एक्ट से ये रेसिड्यूरी पावर जो है गवर्नर जनरल को दिया गया था। ठीक है, दरअसल हुआ क्या समझते हैं हम लोग। 1935 के एक्ट से जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट जो भी प्रशासनिक विषय थे, उसे हमने 3 लिस्ट में बांटा है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अगर आपको नहीं पता हो तो एक बार आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। यूनियन लिस्ट पे कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो आज भारतीय संसद के पास है। ठीक है, उसके बाद राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है, और कॉन्करेंट लिस्ट पे राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के कानूनों की तुलना करें या ऐसा कोई लाइन है जिसमें दोनों कानून बना रहे हैं, तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा। ठीक है, तो ये यूनियन कानून बनाएगा, यहाँ स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाएगा, यहाँ पे यूनियन और स्टेट दोनों कानून बनाएगा। लेकिन अगर कंट्राडिक्ट करेंगे तो यूनियन वाला क्या होगा? इफेक्टिव होगा। इसके अलावा अगर ऐसा कोई प्रशासनिक विषय है जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, तो उसे हम लोग रेसिड्यूरी पावर कहते हैं, उसे हम लोग अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, जो उस समय गवर्नर जनरल के पास थी और आज वो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, केंद्र सरकार के अधीन है। तो इसका सही जवाब सी है। ठीक है, 16वें सवाल पे आते हैं। 16वां सवाल कहता है कि प्रश्न में 2 कथन है, कथन 1 तथा कथन 2। इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कथन कहाँ गया इसमें? कथन, ये प्रश्न संभवतः अधूरा है। हाँ, ये प्रश्न अधूरा है। ठीक है, इसे मैं लिख देता हूं इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 17वां प्रश्न कहता है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के संदर्भ में भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की 1909। सही बात है, इसने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बिल्कुल सही जवाब, सही सवाल है। इसने विधान परिषद के सदस्यों को बजट संबंधी प्रस्तावों को स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान की। बिल्कुल सही बात है। इसी में पहली बार जो है बजट संबंधी प्रावधान पर जो है अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था, और इसने जमींदारों के अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। ये बिल्कुल सही बात है।
इसमें जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस किसके किसके लिए अलग प्रतिनिधित्व था वो भी देख लेते हैं हम लोग। प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, ठीक है। उसके बाद वाणिज्य मंडल, कॉमर्स मंडल कह लीजिए या कॉमर्स ग्रुप कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद लैंडलॉर्ड्स और उसके बाद जो है विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़। इनके लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरल फील्ड था, इनके लिए पृथक निर्वाचन या पृथक प्रतिनिधित्व था, पृथक निर्वाचन, ठीक है। हाँ, आप अब तक सिर्फ जानते हैं कि मुसलमानों के लिए था, इनके लिए भी था। तो इस तरह से ये तीनों सही है, डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही जवाब है। 18वां प्रश्न कहता है भारत में संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18वां प्रश्न कहता है कि भारत में संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत परिषद अधिनियम 1909 ने केंद्रीय विधान परिषदों के आधिकारिक बहुमत के प्रावधान को समाप्त कर दिया। भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रांतों में केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि कौन सा सही है। ध्यान दीजिएगा कि भारत परिषद अधिनियम 1909 ने केंद्रीय विधान परिषदों के आधिकारिक बहुमत, गलत बात है ये स्टेटमेंट गलत है पहला वाला, ठीक है, ठीक है। इसने प्रतिनिधि सरकार शुरू किया था, लेकिन केंद्रीय परिषद में गैर आधिकारिक बहुमत को बरकरार रखा गया था। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। तो इसका सही जवाब है सी, केवल 2, ठीक है। 19वां सवाल, भारत सचिव का पद किसके द्वारा बनाया गया था। देखिए, भारत सचिव का पद जो है वो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। पहली बार जो है भारत शासन अधिनियम 1858 में बनाया गया था। 1853 से एक बात आई थी कि ओपन कंपटीशन एग्जाम फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है, ये हुआ था। 20वां सवाल, 1861 में भारत परिषद अधिनियम 1861 पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। नहीं, ये गलत है, 1853 में हो गया था, ये गलत है यहाँ पे, ये 1853 में हुआ था। 1833 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के लिए खुली प्रक्रिया का प्रयास किया। प्रयास था, हाँ प्रयास था। देखो, ये प्रयास था परंतु सफल नहीं हुआ, तो प्रयास तो था ही, सफल नहीं हुआ, ठीक है। तो कौन सा सत्य है, तो केवल दूसरा सत्य है। इसका सही जवाब क्या है, केवल दूसरा सत्य है। इसे बाद में 1853 में सफल हुआ, ये 1853 में क्या हुआ, ये सफल हुआ, तो इसका केवल बी होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक 20 सवाल समाप्त हुए और अभी के लिए यहीं तक। हम फिर मिलेंगे आपसे डे 5 में 20 प्रश्नों के या 25 प्रश्नों के श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।